हेलो दोस्तों, आज की मूवी एक सत्य घटना में आधारित कोरियन मूवी है। इस मूवी में चोम किम नाम की महिला कैसे एक दलाल के हाथ में पड़ जाता है और कैसे अपने आप को उस नर्क से बचाता है, इस मूवी में दिखाया गया है। वीडियो को पूरा देख के साथ दीजिएगा। मूवी का शुरुआत हुंजे नाम की लड़की से होता है। हुंजे 18 साल की कोरियन लड़की है और अभी अभी अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया होता है और छोटे उम्र से ही अपने माँ के हिसाब किताब में बहुत ही साथ देती है और उसकी डैडी ग्रेजुएशन क्लियर करने पर उसको एक अंगूठी गिफ्ट करता है और शाबाशी देता है। एक रात हुंजे अपने फ्रेंड के साथ बार में जाता है और वो बहुत ही लजालू स्वभाव की होती है, जिस वजह से उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता है। वहाँ से एक लड़का हुंजे को दिख रहा होता है और वो लड़का सभी को ड्रिंक ऑफर करता है और उसका फ्रेंड हुंजे को बोलता है उससे बात करने के लिए। वो लड़का हुंजे से बात करता है और अपने आप को फैट फाइटर बताता है। वो दिखने में बहुत ही स्वीट और हैंडसम होता है। काश हुंजे को पता होता कि वो लड़का मुझे फंसाने के लिए ऐसा चाल रच रहा है। लड़का एक कॉल करता है और हुंजे को घर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। हुंजे को बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया है ऐसा लग रहा होता है, जिस वजह से बहुत ही खुशी हो रहा होता है। उसके बाद वो लड़का बाहर निकलता है और एक कार के पास जाता है। कार का डिक्की खोलता है, जैसे सारी चीज़ें वो मुझे वहीं से दिख रहा होता है। एंड उसके पास उसको नज़र पड़ता है उसका बैच में। बैच देखता है तो वो नकली होता है और उसको शंखा लगने लगता है। उसके बाद देखता है वहाँ सब कुछ नकली ही होता है। उसके बाद कार से वो निकल जाता है। कार से निकलते ही उसको एक हाथ में पकड़ लेता है। हुंजे अपना आँख खोलता है तो एक कार में हाथ उठा और मुँह के टेप लगाए हुआ पाता है। वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन ऐसा वीराना प्लेस में कौन सुनेगा उसका आवाज़। और फिर से डिक्की को बंद किया जाता है और उसको वहाँ से दलाल सभी ले जाता है। दोबारा अपना आँख खोलता है तो वहाँ पे एक बेड में पाया जाता है और हाथ में हथकड़ी। उसके बाद एक नर्स आता है और उसको ड्रग का डोज देकर बेहोश कर देता है। बेहोश में ही उसको नहा देता है और पैर में जीपीएस ट्रैक लगा देता है। अभी एक बड़ा सा फ्लैट दिखाया जाता है और सभी लड़कियों को लाइन में लगाया जाता है। वहाँ का सभी लड़कियाँ 13 से 18 साल की ही होती हैं। तभी हम सबको पता चलता है कि ये जितने भी दलाल थे सभी यौन व्यवहार के ऑपरेशन चला रहे हैं। यहाँ का जितना भी लड़कियाँ होती है उन सभी को इंडिया, यूरोप, अफ्रीका जैसी देश से हुंजे जैसे फंसा कर लाया होता है। बेचारा सभी बेहोश होता है। बात न मानने पर टॉर्चर सहनी पड़ती थी। इस वजह से नहचा कर भी उनको ऐसी काम करनी पड़ती थी और शायद ये सभी भी आस लगाकर बैठी होती है कि हम सभी इस नर्क में से एक दिन जरूर निकलेंगे। ये सारे दुर्व्यवहार का बॉस बब होता है और ये एक भ्रष्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है। ये कसम खाया होता है कि समाज से सभी अपराध को हटा दूंगा, लेकिन यही ऐसा जघन्य अपराध कर रहा होता है। ऐसी जघन्य अपराध करने में बब को ये लड़का साथ दे रहा होता है और ये एक ड्रग एडिक्ट भी होता है। कुछ दिन पहले एक लड़का भाग रहा होता है और भागते भागते लड़कर उसकी मौत हो जाती है। एक लोकल आदमी उसकी लाश देखती है और दूसरा पुलिस अफसर को खबर देता है और जब बब वहां पहुंचता है तो उन दोनों को गोली चलाकर मार देता है। उसके बाद हुंजे को 2 दिन की मोहलत देती है ऐसी वातावरण में घुल मिल होने के लिए, नहीं तो उसके माँ बाप को मार देगी ऐसी धमकी देता है। जाने से पहले उनको एक नया नाम भी देता है, एडेन। बब ये ऑपरेशन लॉस वेगास का रिमोट प्लेस से चला रहा होता है। ये काम वो सब बहुत सालों से कर रहा होता है। अब हुंजे के पास कोई ऑप्शन न होने पर नाम को स्वीकार कर लेती है, यानी हुंजे भी विवश हो जाती है ऐसे काम करने के लिए। यहाँ का काम करने वाला ये नर्स डेली सभी लड़कियों का ब्लड टेस्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी। अब एडेन एक लड़की से बात करती है, उसका नाम क्रिसिला होती है। वो सिर्फ 16 साल की होती है। क्रिसिला कहती है कि मैं जब 13 साल की थी तभी मुझे यहाँ ले आया गया था। उसके बाद बहन एडेन और क्रिसिला को एक असली पिक्चर करने के लिए ले जाता है, जहाँ से उन दोनों को ग्राहक के लिए पठाया जाता है। ये काम के बाद एडेन और क्रिसिला को बेस्टमैन में लॉक कर देता है। एडेन रोने लगते है, क्रिसिला उसको लोरी सुनाकर शांत पारती है। बहन एडेन को उसको ग्राहक के पास ले जाता है और समझाता है कि तुम उसके सामने अच्छे से प्रदर्शन करना है। उसके बाद ग्राहक के सामने ले जाता है, लेकिन एडेन ग्राहक से लड़कर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए एडेन एक महिला के सामने जाकर मुझे बचाओ इनसे चिल्लाता है, लेकिन बहन वहां आ जाता है और कहता है कि एक ड्रग एडिक्ट है ये लड़की और वहां से उसको ले जाता है। गैक चमकिन एक इंटरव्यू के दौरान कहती है कि वो भागते हुए शॉपिंग हॉल के बाहर आई थी मदद मांगने के लिए। वहां बहुत आदमी था लेकिन कोई भी उसको मदद नहीं की। CNN के इंटरव्यू में वो बताती है। बहन एडेन को अभी भागने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरा होगा और आइस में डुबा देता है। एडेन आइस के चलते अपना बॉडी को भी फील नहीं कर सकता और सेंसलेस हो जाता है। अब क्रिसिला एडेन को उस लड़की को दिखाता है और कहता है बहन को मदद करने से उसका यहाँ बहुत ही छूट है। इतने में क्रिसिला को वो वहाँ से ले जाता है। एडेन और बहुत सारे लड़कियों को उस बार में ले जाता है जहाँ उन सबको नंबर टैग देकर खिलौना जैसे इस्तेमाल करता है। इस बार में करप्ट पुलिस और करप्ट पॉलिटिशियन सारे आते हैं, जिससे मालूम होता है कि इस ऑपरेशन में सभी का हाथ है।
एडन अपना अंगूठी उस लड़के का हाथ में देकर उसको अटैक कर अंगूठी लेने की कोशिश करती है, लेकिन बहन वहाँ पे आ जाता है और इस सब के बारे में पता चल जाते हैं। उसके बाद एडन को अंगूठी नीलने को कहता है और अंगूठी वो नील भी लेता है। हिसाब किताब करने में मैं मदद कर सकता हूँ, एडन बहन को कहकर डील करने की कोशिश करता है, क्योंकि एडन छोटे उम्र से हिसाब किताब करने में पेरेंट्स को मदद करती थी। इसका मतलब वो भी इस काम को शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसका उद्देश्य अलग ही होता है। वहाँ का सभी काम के बारे में पूछकर वहाँ का सभी लड़कियों को बाहर निकालना होता है, लेकिन बहन एडन की डील को साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर एडन गोली चलाकर मार दे मुझे, लेकिन बहन शायद ही ऐसा करने वाला था। क्लब में एक लड़का पैसा ठगने की कोशिश करता है, एडन वहाँ आकर सही हिसाब बताकर मदद करती है और बहन भी उसको पैसा रखने को कहता है। बहन देखता है तो उसके साथ 2 आया हुआ लड़की गायब है। बहन एडन को लेकर 2 लड़कियों को खोजने निकल जाता है और गाड़ी को रोकता है। तभी एडन 2 लड़कियों को स्टोर में देखता है, लेकिन बहन वो 2 लड़कियों को नहीं देख पाता। एडन सोचता है कि नहीं बताओ, लेकिन वो सब बता देती है क्योंकि उसको बहन का विश्वास जितना था और सभी लड़कियों को मदद करनी थी। अभी बहन ये घटना से एडन में विश्वास करने लगता है और अकाउंटेंट असिस्टेंट बना देता है और दूसरा लड़की क्लाइंट को फोन रिसीव करने वाला प्लेस में उसको रख देता है। बहन एडन को वहाँ का सभी काम समझा देता है। उसके बाद एडन ऑफिस में काम करने लगती है, स्पेशली पैसा का काम और उसका हिसाब किताब रखना। वहाँ और भी लड़कियों को ले आया जाता है एंड बहन एडन को गाड़ी सिखाता है ताकि उसको काम करने में आसानी हो। अभी दिखाता है बब और बहन एक लेक में बोट राइडिंग कर रहा होता है। बहन बब से बब की मर्डर के बारे में पूछता है, जिस वजह से बब को गुस्सा आता है। बब बहन को कहता है कैसे उसको कहां से खराब हालत से उठा कर ले आया होता है और उसकी ऐसे स्थिति में ले आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। ये सुनकर बहन को गुस्सा आ जाता है और एक डंडे से मारकर बब को मार देते हैं। एक दिन एडन को क्लाइंट को फोन रिसीव करने के समय फोन में प्राइस पूछा जाता है और बहन एडन को बताया होता है कि सभी क्लाइंट को प्राइस पता है, वो नहीं पूछेगा और कोई पूछेगा तो समझो वो पुलिस है और फोन को काट देना। एडन को पता चल जाता है कि ये पुलिस का फोन है, यहाँ से निकलने का मौका मिल सकता है और प्राइस वो बता देता है। बहन वहाँ पे आता है, लेकिन एडन उस कॉल के बारे में नहीं बताती है। बहन अभी एडन को एक बिल्डिंग में ले जाता है जो उन सब का डीलर होता है। एडन वहाँ जाने के बाद बाथरूम जाने के बहाना बनाती है और एक रूम में देखता है तो रूम डिलीवरी रूम होता है, जहाँ से वो सब बच्चा पाने के बाद वहाँ से सप्लाई करती थी। एडन एक रूम में क्रिसिला को देखती है और वो गर्भ से होता है। तभी एडन को समझ में आता है कि क्रिसिला क्यों इतनी दिन से गायब थी। एडन यहाँ पे क्या हो रहा है क्रिसिला को बताती है। क्रिसिला बहुत भोली भाली होती है, वो सब समझ जाती है कि मुझे क्यों इतनी दिन से यहाँ देखभाल हो रही है। क्रिसिला ये सब सुनकर वहाँ रोने लगती है। एडन बोलता है कि मैं यहाँ पे लेने आऊँगा और वहाँ से वो निकल जाती है। उसके बाद बहन टीवी में देखता है तो बब कैसे देश के लिए शहीद हुआ था ऐसा दिखाता है, लेकिन हम सभी को मालूम है कि बब कैसा था। कार में बहन और एडन जा ही रहा होता है कि बहन को एक कॉल आता है कि पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और अपने सिक्योरिटी गार्ड में शंका होने पर उसको आइस में रखकर उसको सजाए देता है और वहाँ का सभी सामान जला देता है। एडन को लग रहा होता है कि यहाँ जरूर पुलिस आएगी और हम सब यहाँ से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होने से पहले ही सभी लड़कियों को एक गाड़ी में बहन को घर ले जाता है। बहन एडन को कहता है कि हम दोनों यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तभी बहन बाहर निकलते ही उसकी नील पाइप में जहरीला केमिकल रख देती है, क्योंकि एडन यहाँ से निकलने का लास्ट मौका होता है। बहन आकर उस पाइप से स्मोक करता है, उसके बाद सांस न लेने पर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। एडन वहाँ से पॉइजन वाला सिरिंज निकालती है और अपने पैर की ट्रैक भी काटती है और बहन के सभी पैसा लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद एडन एक डीलर के पास जाता है, अपने फ्रेंड क्रिसिला को छोड़ने के लिए पैसा देती है। अफसोस वो डीलर वाला उसको छोड़ने से मना कर देता है। एडन एक बार मुझे उससे मिलने दो कहता है और वो मान जाता है। उसके बाद एक रूम में ले जाता है। एडन पीछे से पॉइजन वाला सिरिंज लेकर उसको हमला कर देता है और कुछ टाइम के बाद वो आदमी वहीं पे दम तोड़ देता है। क्रिसिला को एडन से पता चलता है कि वो आदमी उसके बच्चा को बेच दिया है। क्रिसिला ये सुनने के बाद बहुत रोने लगती है। एडन उसको गले लगाता है और यहाँ जल्दी न आने से उससे माफ़ी मांगती है और उसको कार में लेकर वहाँ से निकल जाती है। एडन रास्ते में रुककर फोन बूथ के जरिए फोन लगाने की कोशिश करती है और काट देती है। शायद उसको लग रहा होता है कि मैं माँ से क्या बताऊं, लेकिन फिर भी अपने आप को हिम्मत कर कर कॉल करती है। फोन से हेलो की आवाज़ सुनकर रोने लगती है और उसकी माँ भी वर्षों से लापता बेटी को आवाज़ सुनकर रोने लगती है। और ऐसे 3 साल के बाद वहाँ से सभी लड़कियों को न बचाने पर भी क्रिसिला और अपने आप को उस नरक से बचाकर निकल जाती है। प्रेजेंट समय में एडन एनजीओ चला रही है और लड़कियों को दलाल से बचाने की
कोशिश कर रही है और उसके बाद मूवी का द एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर पे ऑल पे सेलेक्ट कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।